बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को मुकम्मल ख़त्म किया था और तमाम डेफिनेशंस जो एक्सरसाइज 3.1 से कबल थी उनको भी देखा था। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 से कबल अगर तो डेफिनेशंस हैं तो उनको पॉइंट आउट करेंगे, अगर नहीं है तो फिर एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ करेंगे और मुमकिन जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के नतीजे में हल किए जा सकेंगे उनको हल करेंगे। तो चलें एक्सरसाइज 3.2 का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 से कबल डेफिनेशंस हैं तो उनको आप सबसे पहले पॉइंट आउट कर लें। देखें, सबसे पहले आपके पास एक डेफिनेशन तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक वेरिएशन नाम की हेडिंग दी गई है। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें, कहा जा रहा था वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, डायरेक्ट वेरिएशंस और इनवर्स वेरिएशन। तो ये आपको बताने के लिए ये आपको बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। तो 2, 3, 4, 5 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपने कितने पे टिक करना है? 2 पे, क्योंकि वेरिएशंस की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन की और इनवर्स वेरिएशन की हम डेफिनेशंस को पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ से इसकी डेफिनेशन पॉइंट आउट करें कि इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ तक हम इसकी डेफिनेशन को पॉइंट आउट करेंगे और अगर आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स लिखनी है तो ये लिखी हुई है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इज रिटन एज, यानी आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म जो होगी वो यहाँ से लिखी जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इज रिटन एज वाई प्रोपोर्शन एक्स और वाई इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से नहीं लिखें बल्कि यहाँ से लिखें y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यहाँ तक इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपकी डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ तक, और y से 0 तक आपकी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाएगी। अब उसी की अगली लाइन में आपसे कहा जा रहा है कि द साइन, यानी ये वाला जो साइन है, ये वाला, ये देखें यहाँ पे जो आ गया ये वाला साइन, कह रहा है इसको रीड करेंगे कैसे? वेरीज एज, यानी इसको वेरीज एज के नाम से रीड करेंगे और इसको क्या कहा जाएगा? इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी इस सिंबल को साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है या साइन ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है। और कह रहा है कि वाइल इफ के इज नॉट इक्वल टू 0 इज नन एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और जो के होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि के क्या चीज़ है। फिलहाल आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो के होता है, अगर तो ये 0 नहीं है तो के को कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहा जाएगा। ये लाइन भी आपकी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। दूसरी टाइप जो थी वेरिएशन की वो थी इनवर्स वेरिएशन। और अब इनवर्स वेरिएशन को आप पॉइंट आउट कर लें, यहां से आएगी इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। यहाँ तक ये यहाँ तक इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन आएगी और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यही से y से शुरू होगी, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और y वेरीज इनवर्सली एज x इज रिटन एज, इस तरह लिखी जाएगी। तो यहाँ तक आपकी इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन होगी और मैथमेटिकल फॉर्म होगी। बस ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। अब हम इन डेफिनेशंस को समझते हैं कि इन डेफिनेशंस में क्या कहा जा रहा है। डायरेक्टली वेरिएशन में आपको कहा जा रहा था डेफिनेशन में कि इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच वे, कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं तो उनमें से अगर एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी कम हो जाए या दूसरी बढ़े और पहली वाली कम हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है,
ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, यानी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट वेरिएशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि डिफाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो इसी डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन का दूसरा नाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कोई एक मिसाल लेते हैं। देखें, हर बंदे के घर में पंखा लगा होता है, चाहे वो छत वाला पंखा हो, चाहे वो पोलिटिकल फ़ैन हो, ज़मीन वाला पंखा, हर बंदे के घर में पंखा लगा होता है। अब आप देखें कि पंखे के साथ, उसके स्विच के साथ, जहाँ स्विच होता है, अगर छत वाले पंखे की बात करें तो स्विच के साथ एक रेगुलेटर लगा होता है, जिससे हम पंखे की स्पीड हल्की या ज़्यादा कर सकते हैं। यही डेफ़िनेशन की जो एग्ज़ाम्पल है, इसी के ऊपर एग्ज़ाम्पल आएगी कि देखें, जैसे-जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, पंखे की स्पीड बढ़ती है, जैसे रेगुलेटर की हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो पंखे की स्पीड भी बढ़ती है और हवा में भी इज़ाफ़ा होता है, ठीक है? तो यहाँ 2 चीज़ें आ गईं, एक आ गई स्पीड और दूसरी आ गई एयर क्वांटिटी, ठीक है? तो जैसे ही हमने स्पीड को बढ़ाया, एयर में यानी पंखे की स्पीड में, हवा में तेज़ी आई, ठीक है? और जैसे ही हमने स्पीड को कम किया, ठीक है, तो हवा भी कम आना शुरू हो गई। तो ऐसी सूरत हाल को डायरेक्टली प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ लगी होगी। अब आगे जो दूसरी लाइन हमने मैथमेटिकल फॉर्म थी, उसमें मैथमेटिकल फॉर्म में कहा जा रहा था कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, ठीक है, कह रहा है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, तो उसको इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के सिंबल को हमने अगली लाइन में पढ़ा था कि इसको प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या साइन ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। इसके अलावा अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप हमेशा याद रखें, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म होता है तो उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो बुक के मुताबिक आपका कांस्टेंट लिया गया है k, और बाकी x उसी तरह आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल ख़त्म किया, इक्वालिटी आ गई। इक्वालिटी के बाद जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल ख़त्म करके इक्वालिटी लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाजमी आता है। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, और इस k को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। अगर तो ये k, वही बात आ गई ना, अगर k 0 नहीं है, यानी 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो k को साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। क्यों ज़ीरो? अगर ज़ीरो होगा तो क्यों नहीं कहा जाएगा? देखिए, अगर ज़ीरो होगा तो ये देखिए ना, y का आंसर ही ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। इसीलिए कहा गया कि अगर ज़ीरो नहीं है तो k को कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहा जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक डेफिनेशंस समझ लगी होंगी। अब हम चलते हैं इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन समझते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? कह रहा था इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच वे। कह रहा था यानी अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों, तो उनमें से अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो दूसरी कम हो रही हो, ठीक है, और दूसरी अगर बढ़ रही हो तो पहली वाली कम हो रही हो, तो ऐसी सूरत हाल को इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। तो इसकी भी कोई ना कोई मिसाल लेते हैं। देखिए, मोटरसाइकिल हर घर में होती है। अब आप मोटरसाइकिल पे बैठ के कहीं जगह जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल पे बैठ के आप अपने किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, तो जैसे-जैसे अपने घर से उस रिलेटिव के घर तक का सफ़र तय करेंगे, डिस्टेंस में तो इज़ाफ़ा होगा, लेकिन मोटरसाइकिल के पेट्रोल में कमी आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास 2 क्वांटिटीज़ आ गई। एक क्वांटिटी आई डिस्टेंस, और दूसरी क्वांटिटी हमने ले ली पेट्रोल, या इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल एनर्जी की काम देता है मोटरसाइकिल में, ठीक है? तो देखें, जैसे-जैसे आपने सफ़र शुरू किया तो डिस्टेंस में आपका इज़ाफ़ा हुआ, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर अपने घर से निकले, तो रिलेटिव के घर जाने के लिए आपने कई सड़कें नापी, कई मोहल्ले देखे, ठीक है? तो डिस्टेंस में आपका इज़ाफ़ा हुआ, किलोमीटर्स में चले गए, मीटर्स में चले गए, डिस्टेंस में आपका इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल के पेट्रोल में उतनी ही कमी हो रही है, ठीक है? तो यहाँ देखें, एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल को इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, और इनवर्स वेरिएशन का दूसरा नाम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा था दूसरी लाइन में मैथमेटिकल फॉर्म में कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो उसे कैसे लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म 1/x की फॉर्म में होगी। और इसी तरह जब इसका कांस्टेंट खत्म करेंगे, सॉरी, इसकी प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके कांस्टेंट लगाएंगे तो आपके पास यूं आएगा y इज इक्वल टू k इंटू 1/x, यानी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल खत्म करके k आ गया। और इसका मजीद अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू k/x। तो इस तरह हम प्रोपोर्शनलिटी को, दोनों किस्म की प्रोपोर्शनलिटीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनको हम इन तरह से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशंस की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की जानिब। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। यानी पहला जूज आपको ये दिया गया, दूसरा जूज है y व्हेन x इज इक्वल टू 5, और तीसरा जो आपको दिया गया है x व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो ये तीन पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के, तो इनको सॉल्व करते हैं आप बारी बारी। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है और आपको y की वैल्यूज दी है, यानी y की और x की वैल्यूज जो दी गई हैं वो है y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2। ये स्टेटमेंट में दी गई हैं, आप देख सकते हैं। देखें, कह रहा है y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये कहा जा रहा है आपसे। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, यानी इस स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो वो यूं आएगी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करना है तो आपके पास y इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करके जब हम इक्वालिटी लगाते हैं और साथ k आ जाता है, k और x, इसको नाम देना फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, उसके बाद देखें, अब हमारे पास हमें फाइंड करनी है ये y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y इन टर्म्स ऑफ x की इक्वेशन हमारे पास अभी भी नहीं है, तो इसको भी नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 में आप y की और x की वैल्यू फाइंड करके k की वैल्यू निकालें। तो y की वैल्यू आपके पास है 8, k इसी तरह ही आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास है 2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के सिर्फ आके 8 से डिवाइड हो जाएगा और यूं k का आंसर आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहां तक k का आंसर आ गया। अब देखें, इस k के आंसर को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, k की जगह पुट कर दें 4 और x, तो ये वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी, y इन टर्म्स ऑफ x। अब इसको भी समझें कि इसका मतलब क्या है y इन टर्म्स ऑफ x का। सवाल आपका यहां तक खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन समझ लें, देखें, y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि y जो है x के ऊपर सारे का सारा इन्हिसार करता है। ठीक है, अब जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएंगी, y ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। 2-4 वैल्यूज आप खुद पुट करके देख लें, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 4 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का आंसर 8 आएगा। ठीक है, यानी y के आंसर का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर x के ऊपर है, तो यही हमने फाइंड करनी थी कि y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो यही हमने फाइंड कर दी और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि y फाइंड करें व्हेन, जबकि x दिया हुआ है आपको 5। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इन टर्म्स को नहीं फाइंड करना, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब ये आपको मैं बुक से दिखाता हूं जरा। अब आप ये समझ रहे हो कि y की तो वैल्यू हमें ये दी गई है, y इज इक्वल टू 8, और x की भी वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू 2। तो आप कैसे कह रहे हैं कि y की वैल्यू फाइंड करनी है? तो आप इसको देखें, अपने दिमाग में बिठा लें कि y की और x की, ये दोनों जो वैल्यूज दी गई हैं, ये दोनों वैल्यूज हमें दी गई हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी।
इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें जो वैल्यू मांगी पूछी जाएगी कि वाई फाइंड करना है या अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक्स फाइंड करना है, तो वो के की वैल्यू निकालने के बाद हमने वाई की या एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? तो इसको आपने ज़रा अपने ज़हन में बिठा लेना, ये पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है। अब आप देखें कि आपके पास ये y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, जबकि x दिया हुआ है आपको 5। सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट में y की वैल्यू दी गई है वो है 8 और x की वैल्यू जो स्टेटमेंट में दी गई है वो है 2। उसके बाद आप देखें कि y इन टर्म्स ऑफ x की साथ हमने जो लगाया था वही इक्वेशन हम यहाँ लगाएंगे, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। ठीक है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। और जब इसको प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ये। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे आप y की और x की जो स्टेटमेंट वैल्यूज़ थी वो पुट करें, ये आपका आ जाएगा y की जगह 8 और k, x की जगह आपका आ जाएगा 2, तो यूँ आपका k का आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, k का आंसर आपके पास आ गया 4। अब इस k के आंसर को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आपका हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा वही बन गया ना, y इन टर्म्स ऑफ x। अब आपके पास x की वैल्यू दी गई है ये। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपको दी है x इज इक्वल टू 5। अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब आप y इज इक्वल टू x की जगह ये वैल्यू उसकी है 5, वो पुट कर दें तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 20। यही हमने आंसर फाइंड आउट करना था। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं y की और x की, ये दोनों वैल्यूज़ आपको k फाइंड करने के लिए दी गई हैं। ठीक है, जैसे ही आप k फाइंड कर लेंगे आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में आपने जो वैल्यू आपको जुज़ में दी गई होगी वो पुट करके आपने दूसरी वैल्यू निकालनी होगी। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि y आपके पास है 28। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट की जो वैल्यूज थी, y आपको दिया गया था 8, x आपको दिया गया है 2। ठीक है, तो सबसे पहले k की वैल्यू निकालें उसी तरह से कि ये आपसे कहा जा रहा है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया है। स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ें तो वहां कहा जा रहा है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसलिए हम बार बार y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x ले रहे हैं, इनवर्सली नहीं ले रहे। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया कि आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेना है हर सवाल में। अब क्या करेंगे, अब आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके आप इक्वालिटी ले आएँ और कांस्टेंट लगा दें। यहाँ पे आप y की और x की वैल्यूज़ पुट कर दें। y की वैल्यू आपके पास है 8 और k इसी तरह x की वैल्यू आपके पास है 2। यहाँ से आप k की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 4। तो वही काम करना है। अब k की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आपका हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 4x। अब देखें, इस इक्वेशन से हमने असल में अपनी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको दी गई है 28, उसको पुट कर दें आप इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 4x। यहाँ से देखें x की वैल्यू निकालें, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की सिर्फ आगे डिवाइड हो जाएगा। 28/4 इज इक्वल टू x, तो यूँ आपका x का आंसर आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास जो है वो भी इसी तरह किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, यानी यहां भी आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही लेना है y। इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये दूसरा पार्ट है, ये ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, एक सवाल में 2 सवाल पूछे गए हैं बस, बाकी सारा वही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो पहला पार्ट आपके पास है y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो y इन टर्म्स ऑफ x के लिए आपके पास जो स्टेटमेंट में y की वैल्यू दी गई है वो है 7 और x की वैल्यू आपके पास दी गई है 3।
ठीक है? तो किस लिहाज से सॉल्व करना है, तो वही आपको बताया गया है, इफ़ वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यानी आपके पास जो स्टेटमेंट में है वही है कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें, y इज़ इक्वल टू के एक्स, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसमें आप y की और x की वैल्यूज़ पुट करें, तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह 7, के इसी तरह, और x की जगह आपका आ जाएगा 3। तो k की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये 3 जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की सिर्फ आके 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/3। ठीक है? अब इस k की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास है वो है ये, और ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इज़ इक्वल टू 7/3x। तो ये वो इक्वेशन है जो हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x के लिहाज से पूछी जाती है, तो ये हमारा आंसर है। किस लिहाज से? वही जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में बताया था कि अगर हम x की वैल्यू चेंज करें, x की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा y का 7/3। इसी तरह अगर x की वैल्यू हम 2 कर दें तो y का आंसर आएगा 14/3। ठीक है? अगर x की वैल्यू 3 कर दें तो y का आंसर आएगा हमारे पास 7। तो x चेंज कर रहे हैं तो y का आंसर हमारे पास चेंज हुई जा रहा है। तो ये इसी का यही इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन होती है जो हमारे पास ये मांगी गई है कि y इन टर्म्स ऑफ x। तो यही वो इक्वेशन है जो हमसे पूछी जा रही थी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में आपके पास 2 सवाल एक ही क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है? ये देखें, पहले पूछा जा रहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y आपको दिया गया है 35, और दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x दिया हुआ है आपको 18। ठीक है? यानी ये वाला क्वेश्चन अलग है 35 तक, और 35 से आगे y से 18 तक ये क्वेश्चन अलग है। लेकिन करना आपने, चूंकि एक ही क्वेश्चन में पूछा गया, तो करना आपने बिल्कुल एक ही तरह ही है। सबसे पहले आप देखें कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। ठीक है? और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और यहीं से अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो y इज़ इक्वल टू के एक्स, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे? अब हमें चूंकि k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू के लिए हमारे पास स्टेटमेंट में y की वैल्यू दी गई है y इज़ इक्वल टू 7, और x की वैल्यू दी गई है x इज़ इक्वल टू 3। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप पुट करें तो y की जगह आ जाएगा 7, k x की जगह आ जाएगा 3। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 7/3। ठीक है? ये आ गई k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, y इज़ इक्वल टू 7/3x, और इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 वो इक्वेशन है जिसमें आपने, जिसके ज़रिए आपने ये दोनों क्वेश्चंस जो कि एक क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं बारी-बारी सॉल्व करेंगे। ठीक है? सबसे पहले देखें कि कह रहा है x फाइंड करना है जबकि y आपको दिया गया है 35। तो इसका मतलब y की जगह आप 35 पुट करें और x का आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 35 से, सॉरी 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 35 इंटू 3 105, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की तरफ आके 105 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो यूं आपका x का जो आंसर आ रहा है वो x का आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 15। अब y का आंसर फाइंड आउट करना है, तो y का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास x जो दिया गया है वो है 18। इसी इक्वेशन नंबर 3 में आपने ये पुट करना है। ठीक है? इसको यहाँ पे इस तरह कर दें और इसको यहाँ इस तरह कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों सवाल अलग-अलग हैं। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई बाय, ये x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 18। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करवाएं, तो सिंप्लीफाई करवा के आपके पास y का आंसर आ जाएगा। ये देखें 3 इंटू 6 18 पे कैंसिल आउट होता है, और 7 इंटू 6 42। ठीक है? तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 42। तो ये दो आंसर्स थे जो हमने फाइंड आउट करने थे और ये हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें हमें कहा जा रहा है इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कनेक्टिंग r एंड t, ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो सेम वही चीज़ें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में की हैं,
यहाँ भी करनी है। ठीक है, सबसे पहले आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी से के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालने के लिए आर की आपके पास 5 और टी की आपके पास 8 वैल्यू दी गई है। ठीक है, फिर आपने कनेक्टिंग इक्वेशन निकालनी है, यानी वही आर इज इक्वल टू के टी, वो वाली इक्वेशन निकालनी है। वहाँ पे के की वैल्यू पुट करनी है और फिर आपने एक वैल्यू आर की निकालनी है टी के लिहाज से और एक टी की निकालनी है आर के लिहाज से। समझ तो लगी नहीं होगी आपको, करते हैं इसको, फिर इसको समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को भी ख़त्म करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें बुक पे तो आपसे कहा जा रहा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी। ठीक है, तो यही आपके पास वो इक्वेशन थी जिसके मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी के ले करेंगे। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू के टी, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे, अब आप देखें कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आर की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 5 और टी की वैल्यू दी गई है 8। ठीक है, इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो ये आपके पास के की वैल्यू निकाल लेगी। तो आर की वैल्यू आपके पास है 5, के इसी तरह, टी की वैल्यू आपके पास है 8। तो यूं आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 5/8, क्योंकि ये जो 8 है ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यूं आपकी के की ये वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में तो आपकी वो जो है कनेक्टिंग इक्वेशन मांग रहा था आर और टी की, तो वो निकलेगी आर इज इक्वल टू 5/8 टी। तो ये आपकी है कनेक्टिंग इक्वेशन बिटवीन आर एंड टी। ठीक है, अब आपने निकालनी है आर की वैल्यू और टी की वैल्यू। आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको टी की वैल्यू दी गई है 64। ठीक है, तो करें पुट टी इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें आपने आर निकालना है, आर इज इक्वल टू 5/8। इसी तरह टी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 64। इसको सिंप्लीफाई करें, 8 इंटू 8 64, 8 5 40, तो आर की आंसर आ जाएगा आपके पास 40। यहां तक आपने आर निकाल लिया। अब आपने निकालनी है टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको आर दिया गया 20, स्टेटमेंट में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पुट आर इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है। आर की जगह आपने 20 पुट करना है, 5/8 इसी तरह और टी भी इसी तरह। ये 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 कैसे आया, देखें 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो है वो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ और वो इक्वल के इस तरफ आके 20 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं और देखें आपके पास क्या आंसर आ रहा है। आपके पास आंसर आ रहा है 32। ठीक है, तो यूं टी का आंसर आपके पास आ गया 32। यूं हमने ये आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू 3, फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। यहां तक आप देखें, यहां तक आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आर की और टी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपने असल चीज क्या फाइंड करनी है, असल चीज आपने फाइंड करनी है आर, जबकि टी दिया गया है 6। ठीक है, यानी ये दो वैल्यूज आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी गई हैं और ये वैल्यू आपको आर फाइंड आउट करने के लिए दी गई है। इसको भी सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना है तो वो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू के आ जाएगा और टी का स्क्वायर इसी तरह रहेगा। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब के फाइंड आउट करने के लिए आपको आर की वैल्यू दी गई है 8 और टी की वैल्यू दी गई है आपको 3। इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, 8 इज इक्वल टू के इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू
k इंटू 9, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8/9, क्योंकि 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाके 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई k की। इस k की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास आ जाएगी कनेक्टिंग इक्वेशन। तो वो हो जाएगी r इज इक्वल टू k की जगह आपने पुट कर दिया 8/9 और टी स्क्वायर आपका इसी तरह ही आ गया। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि टी आपको दिया गया है 6, यानी आपने इस इक्वेशन में टी की जगह 6 पुट कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा पुट टी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास यूं बन जाएगी r इज इक्वल टू 8/9 इसी तरह, और t की जगह आपने पुट कर दिया 6 और इसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में भी t का स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई कर दें, कैलकुलेटर पे बेशक सिंप्लीफाई कर दें। तो ये देखें आके आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आंसर आ जाएगा 32। तो ये r का आंसर आपके पास आ गया 32 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 वेयर r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। तो यहां तक देखें, यहां तक आपके पास सबसे पहले k फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज दी गई हैं। v की भी वैल्यू k फाइंड आउट करने के लिए है और r की वैल्यू 3 जो है ये भी k फाइंड आउट करने के लिए है। इस इक्वेशन के जरिए आप प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लेकर आएंगे k। उसके बाद आप ये दो वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू निकालेंगे और फिर r हमने फाइंड करना है, जबकि v हमें दिया गया है 625। तो इन्हीं की मदद से आप सबसे पहले कनेक्टिंग इक्वेशन निकालेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट करके r की वैल्यू निकालेंगे। तो चलें इसको भी शुरू करते हैं। असल में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बाबुल इल्म, ये आपको इसलिए सारे सवाल करवाती है हर बुक, यानी हर बुक के ही, बल्कि 10th क्लास के बाकी जितने भी क्लासेस को मैं पढ़ा रहा हूँ, हम आपको ये मुकम्मल सवाल इसलिए करवाते हैं क्योंकि पेपर का कोई पता नहीं है कि कहाँ से कोई सवाल उठ के आ जाए। ठीक है, और हम आपको गारंटी देते हैं कि हर सवाल आपको जो करवाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही और करेक्ट सवाल होगा, एक्यूरेट सवाल होगा। ठीक है, आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक सवाल कराते हैं और बाकी कहते हैं कि आप खुद ही कर लें। ठीक है, यानी वो आपको एक किस्म का, जिसे कहते हैं ना पंजाबी ज़ुबान में, मगरो ला रहे होते हैं, वो आपको मगरो ही उतार रहे होते हैं। लेकिन हमें आपका एहसास है, आपको हम मुकम्मल सवाल करवाएँगे और एक प्रोफ़ेशनल मेथड की तरह आपको समझाएँगे, जो मेथड आपको एक मैथमेटिशियन के लिए होता है ना, कि करने के लिए कि ये एक्यूरेट मेथड है, उसी एक्यूरेट मेथड से आपको हम समझाएँगे ताकि आपके पेपर में पूरे नंबर आ सकें इंशाल्लाह। ठीक है, और देखें आपको हम जितने भी सवाल करवाते हैं वो तमाम के तमाम सवाल एक ही मेथड से करवाते हैं। वो एक ही मेथड से करवाने का मतलब क्या है? वो एक ही मेथड से करवाने का यही मतलब है ताकि आपके ज़हन में एक ही मेथड बैठा बैठा रहे। ठीक है? आप भी मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ पढ़ चुके होंगे, मुख्तलिफ़ जगह पे आप पढ़ चुके होंगे या स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जो टीचर्स हैं बाज़ दफ़ा एक सवाल, यानी अगर पाँचों क्वेश्चन के 6 पार्ट है ना, तो पहला पार्ट किसी मेथड से होगा, दूसरा किसी से होगा, तीसरा किसी से होगा, चौथा किसी से होगा। आप भी पढ़ चुके होंगे, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। लेकिन हम आपको, अगर 6 सवाल हैं किसी सवाल के, यानी पाँचवें सवाल के अगर 6 जुज़ हैं, तो हम 6 के 6 जुज़ एक ही मेथड से करवाएँगे। ताकि आपके ज़हन में वो मेथड बच जाए, रच जाए, ताकि पेपर में जब आप उसकी तैयारी करें तो एक ही मेथड से आप सारे सवाल कर सकें। तो यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो है, उसमें आपको जो इक्वेशन दी गई है वो है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे। v इज़ इक्वल टू, सॉरी v था, y क्या बैठा हूँ मैं, v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लिया है। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपके पास k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए v की वैल्यू दी है 5 और r की वैल्यू दी गई है 3। इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, v की जगह 5 आ जाएगा, k इसी तरह, r की जगह आपके पास 3 आ जाएगा और इसका क्यूब लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू
के 3 का क्यूब आपके पास होता है 27, तो यूँ आपके पास के का आंसर आ जाएगा आपके पास 27, चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की तरफ जाके 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो के का आंसर आ जाएगा आपके पास 5/27, ये आपके पास के का आंसर आ गया। अब आपने निकालनी है कनेक्टिंग इक्वेशन बिटवीन वी एंड आर। तो इस के आंसर को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 5/27 आर क्यूब। ये आपके पास आ गई कनेक्टिंग इक्वेशन बिटवीन v एंड r। अब आपने इसमें, चूंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको v दिया गया है 625, इसको पुट कर दें आप इस इक्वेशन में। पुट v इज इक्वल टू 625 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो v की जगह आपके पास आ जाएगा 625 इज इक्वल टू 5/27 और r का क्यूब। अब देखें 625 है, ये 27 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल की सिर्फ आके 625 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की सिर्फ आके इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा r क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका देखिए आंसर आ गया है 3375। ठीक है, 3375। अब क्या करेंगे, अब देखें चूंकि आपको यहां आर क्यूब दिया गया है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं लेना, अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट आपके पास इस तरह का होता है। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैलकुलेटर पे ही आप देखें कि आपके पास ये क्यूब रूट आ गया, और 3375 इसमें आपने पुट किया, और आपके पास क्या आंसर आ गया क्यूब रूट का 15। तो यूं आपका आर का आंसर आ गया 15। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w इज इक्वल टू 81 व्हेन u इज इक्वल टू 3, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक आपको जो दिया गया u इज इक्वल टू 3, ये आपको वह वैल्यूज दी गई हैं जो जिसकी मदद से आप k फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप w फाइंड करना है आपने u इज इक्वल टू 5 पुट करके। 6 क्वेश्चन तक मैं इसलिए अख्ताम कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं ये हैं सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन के मेथड से। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये जितने भी होंगे आगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे इस वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ। बहरहाल अब ये क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक आपको सबसे पहले कहा गया कि W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब। इसका क्या मतलब है कि W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U क्यूब का। ठीक है, उसके बाद आप देखें इसको आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करें, साइन ऑफ कांस्टेंट लेकर आएँ तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू के यू क्यूब। ठीक है, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए W दिया गया है 81 और u की वैल्यू आपको दी गई है 3। इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा 81 इज इक्वल टू के इंटू यू की जगह आ जाएगा 3 और उसका लिया जाएगा क्यूब। तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू के इंटू 27। तो के का आंसर आपके पास आ जाएगा 81/27। ठीक है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो यूं के का आंसर आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, के का आपके पास आंसर आ गया 3। इसको पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 1 में ताकि आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाए। तो ये आपके पास हो जाएगा W इज इक्वल टू 3u क्यूब। ठीक है, ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई। अब चूंकि आपने फाइंड करना है W, तो u की वैल्यू आपको दी गई है 5, तो उसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2।
तो ये आपके पास हो जाएगा W इज इक्वल टू 3, U की जगह आपने पुट कर देना है 5 का क्यूब, और ये आपके पास हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दें 3, 5 का क्यूब आपके पास बराबर होता है 125 के, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 125 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 375, और यही हमने फाइंड करना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 की भी मुकम्मल समझ आई होगी। यहाँ पे हमारा आज की वीडियो का अख्ताम होता है, और उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट में मसला दरपेश आता, आप मेरे इस नंबर पर आता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।